16 नंबर प्रश्न को देखिए, सॉल्व करते हैं। अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है वास्तविक और सीधा, ऑप्शन बी में आभासी और सीधा, सी ऑप्शन में है वास्तविक और अर्धशीर्षिक, और डी में दिया है आभासी और अर्धशीर्षिक। तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी और सीधा बनता है। अवतल लेंस में हमेशा आभासी और सीधा बनेगा। देखिए, अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की ओर और वस्तु की ओर बनेगा, लेंस तथा फोकस के बीच बनता है। यह आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। अवतल लेंस में हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा और आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक, और वस्तु की लेंस और फोकस के बीच बनता है, ठीक। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 नंबर का सवाल का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। अब 17 नंबर देखेंगे हम। 17 नंबर में दिया है अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? ऑप्शन में ए में दिया है वास्तविक प्रतिबिंब, बी में आभासी प्रतिबिंब, सी में वस्तु की विशेषता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब, डी लेंस की वक्रता के अनुरूप प्रकार का प्रतिबिंब। तो इसमें हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब। अवतल लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि अभी हम 16 नंबर सवाल में एकदम सेम टू सेम प्रश्न देखें। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी प्रतिबिंब। अवतल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है और फोकस के बीच बनता है, ठीक। इसमें आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से और छोटा बनेगा अवतल लेंस में। 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है समतल दर्पण, बी में दिया है उत्तल दर्पण, और सी में दिया है अवतल दर्पण, और डी में दिया है अवतल लेंस, ठीक। तो इसमें हो जाएगा अवतल दर्पण। किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे, ठीक। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न को देखिए, सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न 19 नंबर है। 19 नंबर में देखिए क्या दिया है, निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? ऑप्शन नंबर ए में दिया है समतल दर्पण, बी में दिया है उत्तल दर्पण, सी में दिया है उत्तल लेंस, और डी में दिया है अवतल दर्पण, ठीक। तो इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा बी नंबर, वस्तु छवि उत्तल दर्पण में बनेगा। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए, अगला प्रश्न को हम देखिए सॉल्व करें। 19 नंबर हो गया। 20 नंबर देखेंगे। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है समतल अवतल लेंस, बी में अवतल लेंस, और सी में दिया है उत्तल लेंस, और डी में दिया है बेलनाकार यानी कि सिलेंड्रिकल, ठीक। तो इसका इसमें हम लोग का हो जाएगा सी उत्तल लेंस, उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक। आवर्धक लेंस वास्तव में होता है उत्तल लेंस, ठीक। अल्प फोकस दूरी सहित उत्तल लेंस को आवर्ध लेंस कहते हैं, ठीक। उत्तल लेंस आभासी लेंस आवर्धक लेंस के रूप में काम करता है, उत्तल लेंस काम करता है, ठीक। 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे, सॉल्व करेंगे हम। 21 नंबर प्रश्न को देखिए, सॉल्व करते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों को निष्कासन के रूप में व्याख्यात किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है वह गर्म हो जाएगा, बी में दिया है उसे सशक्त विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाएगा, सी में दिया है उपयुक्त वेग इलेक्ट्रॉन उससे टकराएंगे, डी में दिया उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरेगा, ठीक। हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उस पर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश गिरेगा, ठीक। प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के रूप में व्याख्यात किया जाता है। यह घटना उपयुक्त तरंगदैर्घ्य के प्रकाश धातु की सतह पर गिरने से होती है, धातु के गिरने से होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा, 21 नंबर का डी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए, सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न 22 नंबर है। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में
निम्न में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन में दिया है सोडियम, बी में दिया है नियॉन, सी में दिया है हाइड्रोजन, डी में दिया है नाइट्रोजन। तो इसमें हम लोगों का नियॉन, ठीक, पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, उसमें नियॉन भरा होता है, ठीक। सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय उच्च तीव्रता के सोडियम लैंपों का प्रयोग किया जा रहा है, जिसमें नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नियॉन गैस, ठीक। 23 नंबर प्रश्न को देखिए सॉल्व करेंगे हम। 23 नंबर प्रश्न में क्या दिया है? प्रकृति में सबसे सशक्त बल है विद्युत बल, गुरुत्वीय बल, नाभिकीय बल, चुंबकीय बल। तो इसमें देखिए हम लोगों को पता है कि नाभिकीय बल सशक्त बल है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न को देखिए हम सॉल्व करेंगे। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है प्रकाश द्वारा, ऊष्मा द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, उत्प्रेरक द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रकाश द्वारा। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया प्रकाश द्वारा शुरू की जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोगों का, ठीक। अगला प्रश्न को देखिए सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है हम लोगों का 25 नंबर। परिदर्शी यानी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, विवर्तन, परावर्तन। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिवर्तन पर कार्य करता है। देखिए इस परिदर्शी एक प्रकाशीय यंत्र है जिसके द्वारा प्रेषक छिपा रहकर भी अपने चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। इसका उपयोग पनडुब्बी युद्धपोत में छिपे सैनिकों द्वारा लक्ष्य को देखने और शत्रु की गतिविधियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। परिदर्शी प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। प्रकाश के परावर्तन पे काम करता है, पेरिस्कोप यानी कि परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। 26 नंबर प्रश्न को देखिए सॉल्व करेंगे हम। 26 नंबर प्रश्न दिया है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है अपवर्तन, बी में दिया है प्रकीर्णन, सी में दिया है व्यक्तीकरण, डी में दिया है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर काम करता है। प्रकाशीय फाइबर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रकाशीय फाइबर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय फाइबर 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला होता है कोर, क्लैडिंग तथा कोटिंग, ठीक। अगला प्रश्न को देखिए सॉल्व करेंगे। 27 नंबर प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल कोहेन, नरिंदर कंपानी, पार्सिल एल स्पेंसर, टी.एच. माईमाह। इसका ऑप्शन नंबर है नरिंदर कंपानी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। 28 नंबर प्रश्न, फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करते हैं? प्रकाश प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक अवशोषण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और घूर्णन पर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हो दिया है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर कार्य करता है, ठीक। प्रकाशीय तंतु का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? बुनाई के लिए, वाद्य यंत्र के लिए, आँख की शल्य क्रिया में, संचार सेवा में। तो इसका संचार सेवा में प्रकाशीय तंतु का प्रयोग संचार सेवा में किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न हम देखिए सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्दर्शी एक ऐसा यंत्र है जो आमाशय के अल्सरों का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसमें एक लंबी संकीर्ण नलिका होती है जिसके एक सिरे पर छोटा चमकीला सा बल्ब होता है जो आमाशय में मुंह द्वारा निविष्ट की जाती हैं। इसमें क्या अंतर्विष्ट है? छोटा धारा वहन तार, संकीर्ण नलिका में पानी भरा होता है, प्रकाशीय फाइबर रेस होता है, संकीर्ण नलिका में कुछ रासायनिक घोल होते हैं। इसका हो जाएगा प्रकाशीय फाइबर यानी कि रेशा होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का, ठीक। अगला प्रश्न देखिए है 31 नंबर, उस समय पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं हो सकता है
जब प्रकाश, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, कांच से होकर पानी में जाता है, पानी से होकर कांच में जाता है, पानी से होकर याऊ में जाता है, कांच से होकर आग में जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पानी से होकर कांच में जाता है। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब होती है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब होती है जब प्रकाश संघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है। पानी अपवर्तन n बराबर 1.33, कांच अपवर्तनांक n बराबर 1.5 की तुलना में विरल माध्यम है, अतः प्रकाश के पानी से होकर कांच में जाने पर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, अंतरिक्ष, अगला प्रश्न को देखिए हम सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न है 32 नंबर। अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश दिखाई देता है, अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सफ़ेद, बी में दिया है गहरा नीला, सी में दिया है हल्का नीला, डी में दिया है काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दिन में वायुमंडल की धूल और गैसों के कणों के द्वारा सूर्य के प्रकाशीय वर्णन में उपस्थित नीले रंग का प्रकीर्णन या फैलाव अन्य रंगों की तुलना में अधिक होता है। परिणाम स्वरूप हमें आकाश नीला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान जब अंतरिक्ष यात्री आकाश को देखता है तब अंतरिक्ष में वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण उन्हें आकाश काला दिखाई देता है। ठीक, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई पड़ता है। आइए अब अगला हम प्रश्न सॉल्व करेंगे। 32 नंबर प्रश्न हो गया था, 33 नंबर प्रश्न को देखिए सॉल्व करेंगे। एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाता। अभी इस प्रश्न को हम सॉल्व किए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि काला दिखाई देता है। ठीक, आकाश किस कारण से नीला दिखाई होता है? आकाश किस कारण से नीला दिखाई होता है? ऑप्शन में सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण, सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन होता है, वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के दीर्घ तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन होता है। ठीक, इसका व्याख्या हम देखते हैं। सूर्य से आने वाला प्रकाश अनेक रंगों से युक्त होता है। इनमें से 7 रंगों को हमारी आंख देख सकती हैं, जो इस प्रकार हैं: बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इनमें से बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम तथा लाल रंग का सबसे अधिक होता है। देखिए, बैगनी रंग का सबसे कम होगा और लाल रंग का सबसे अधिक होता है। ठीक, सूर्य के प्रकाश का लाल अंश तो बिना प्रकीर्णित हुए पृथ्वी तक पहुंच जाता है, पर नीला प्रकाश हवा में मौजूद गैस, अणुओं, धूल, कणों आदि से प्रकीर्णित हो जाता है और बहुत देर तक हवा में ही बना रहता है। इस प्रकीर्णन के कारण आकाश हमें नीला दिखाई देता है। अच्छा, नीला रंग हवा में मौजूद गैस, धूल, कणों में प्रकीर्णित हो जाता है, इसलिए हम लोग को आकाश नीला दिखाई पड़ता है। 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, 35 नंबर सवाल को देखिए हम सॉल्व करेंगे। 35 नंबर सवाल देखिए क्या दिया हुआ है। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना क्या है? व्यक्तीकरण, परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकीर्णन। अभी हम इस प्रश्न को देखें, प्रकीर्णन हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न को देखिए सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न 36 नंबर है। 36 नंबर प्रश्न को देखिए सॉल्व करते हैं। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? देखिए, अपवर्तन और परिक्षेपण के कारण, प्रकीर्णन और अपवर्तन के कारण, विवर्तन और अपवर्तन के कारण, अपवर्तन और परिवर्तन के कारण। देखिए, इसका व्याख्या देखते हैं। सूर्य की किरणें वर्षा की बूंदों को अपवर्तित तथा परिवर्तित होने के कारण इंद्रधनुष बनती हैं। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है। इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह का वर्णक्रम तथा श्वेत प्रकाश का अपने
वही रंगों से विभक्त होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण या वर्ण परिक्षेपण कहते हैं। परिवर्तन पूर्ण आंतरिक परिवर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष है। वर्षा तथा बादल में पानी की सूक्ष्म बूंदों अथवा कणों पर पड़ने वाली सूर्य की किरणों का विक्षेपण इंद्रधनुष के सुंदर रंगों का कारण है। इस प्रकार वर्षा के ठीक बाद बादलों में जल की बूंदें द्वारा सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन होता है, जो कि प्रिज्म की भांति व्यवहार करती हैं, जिनसे प्रकाश परिक्षेपित होकर रंगों की एक पट्टी बनाता है, जिसे वर्ण स्पेक्ट्रम